नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जॉब वर्क के बारे में। जीएसटी के अंदर जॉब वर्क की ट्रीटमेंट कैसे करनी है या जॉब वर्क में कैसे आपको काम करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, रिटर्न फाइलिंग कैसे होगी, इनपुट एज क्रेडिट कैसे लेंगे, इनवॉइसिंग कैसे होगा या चालान कैसे बनाएंगे, पूरा कंप्लीट मैं आपको डिटेल में आज बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों जॉब वर्क क्या है। तो दोस्तों, बात करें जॉब वर्क जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का एक पार्ट है, क्योंकि मैन्युफैक्चरर कभी कभी थर्ड पर्सन पे डिपेंड होते हैं अपने गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए या फिनिश गुड में बनाने के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो मैन्युफैक्चरर खुद नहीं कर सकता, तो वो थर्ड पर्सन पे डिपेंड रहता है और फिर मैन्युफैक्चर जो है अपनी कोर एक्टिविटी पे फोकस करता है। तो दोस्तों, इंडिया में लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री जो है वो इस तरह के थर्ड पर्सन पे डिपेंड होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग का या प्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस वो नहीं करते। कुछ एक्टिविटीज़ जो होती है वो थर्ड पर्सन पे डिपेंड होते हैं, वो उनसे कराते हैं। दोस्तों, बात करें जो पुराना लॉ था, पुराने लॉ के अंदर सेंट्रल एक्साइज और वैट और सर्विस टैक्स के अंदर रेगुलेशंस था, उसके हिसाब से जॉब वर्कर के ऊपर टैक्स कंप्लायंसेस नहीं था, टैक्स कंप्लायंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जीएसटी के अंदर भी बिल्कुल सेम है। जीएसटी के अंदर स्पेशल प्रोविजन है जॉब वर्क के लिए। अगर आप गुड्स जॉब वर्कर को भेज रहे हैं जॉब वर्किंग के लिए और उनसे रिसीव बैक कर रहे हैं, तो उस केसेस में विदाउट पेमेंट ऑफ जीएसटी आप इस तरह की एक्टिविटीज़ को कर सकते हैं। लेकिन जब जॉब वर्कर अपनी सर्विस देता है तो उस केस में वो इनवॉइस को अरेज करके उस पर जीएसटी चार्ज करेगा और उस पर जीएसटी उसको पे करना बन सकता है अगर उसकी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो, थ्रेशोल्ड लिमिट। अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं होती है तो वो सिंपल अपना इनवॉइस जनरेट करके अपना अमाउंट चार्ज कर सकता है, अपना सर्विस अमाउंट चार्ज कर सकता है। डेफिनेशन क्या है जॉब वर्क की सीजीएसटी एक्ट में? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से जॉब वर्क का मतलब है कोई भी ट्रीटमेंट या कोई भी प्रोसेस जो कि अंडरटेक है एक पर्सन के द्वारा जो गुड्स बिलोंग करता है किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से। मतलब कि जॉब वर्कर एक पर्सन है जो कि रजिस्टर और अनरजिस्टर्ड हो सकता है और वो प्रोसेसिंग कर रहा है या ट्रीटमेंट कर रहा है गुड्स की किसी दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन से जो बिलोंग करता है वो गुड्स। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऑनर गुड्स का कोई दूसरा पर्सन है जिसे यहाँ पे प्रिंसिपल बोला गया है। सेक्शन 90 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट यहाँ पे बोलता है कि प्रिंसिपल का मतलब है ऐसा पर्सन जिसने गुड्स भेजा है जॉब वर्कर के पास, जिसको प्रिंसिपल बोला गया है। तो दोस्तों, इस हिसाब से जो डेफिनेशन है जॉब वर्क के अंदर, प्रिंसिपल जो है उसे रजिस्टर्ड होना होगा जीएसटी के अंदर। ठीक है, मतलब कि कोई भी ट्रीटमेंट या प्रोसेस कोई जॉब वर्कर के द्वारा किया जाता है तो वो अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है या रजिस्टर्ड भी हो सकता है, लेकिन प्रिंसिपल को यहाँ पे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी की जा रही है प्रोसेसिंग की या अंडरटेकिंग की जॉब वर्कर के द्वारा अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस केस में यहाँ पे जॉब वर्क को क्वालिफाई नहीं करेगा। मतलब अगर प्रिंसिपल यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है और जॉब वर्क की एक्टिविटी करा रहा है जॉब वर्कर से, तो उस केस में तो जॉब वर्क की डेफिनेशन को क्वालिफाई नहीं करेगा या जॉब वर्क को क्वालिफाई नहीं करेगा। इस केस में यहाँ पे उसे अदर सर्विस के अंदर माना जाएगा जीएसटी के अंदर, और उस केस में हायर रेट टैक्स का अट्रैक्ट हो सकता है अगर यहाँ पे प्रिंसिपल रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल को यहाँ पे रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है अगर जॉब वर्क की एक्टिविटी करवा रहे हैं तो, वरना उनको हायर रेट ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है? जॉब वर्कर वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। अब रजिस्ट्रेशन की बात करें तो जॉब वर्कर जो जॉब वर्किंग की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं या सर्विस जो दे रहे हैं अपनी, अगर उनकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से क्रॉस होती है तो उस केस में उनको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे लिमिट 20 लाख है सर्विस के केस में। अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है तो उस केस में 10 लाख की लिमिट है। ठीक है, सर्विस के केस में। और गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट कर रखी है, गवर्नमेंट ने बढ़ा रखा है। अगर स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट है तो उस केस में 20 लाख है गुड्स के केस में। तो यहाँ पे अगर सर्विस 20 लाख से क्रॉस होती है, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं 20 लाख से क्रॉस हो जाती है, तो उस केस में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, जॉब वर्कर को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, प्रिंसिपल को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा अगर वो गुड जॉब वर्किंग के लिए भेज रहा है तो, तभी वो जॉब वर्क की डेफिनेशन को या जॉब वर्क को क्वालिफाई करेगा। तो उस केस में जब वो गुड्स भेजेगा जॉब वर्कर के पास और रिसीव बैक करेगा तो उस केस में उसको जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रिंसिपल अगर जॉब वर्कर के पास डायरेक्टली अगर सप्लाई कर देता है तो उस केस में जो प्रिंसिपल की टर्नओवर होगी उसके अंदर उस वैल्यू को जोड़ा जाएगा। और अगर जॉब वर्कर कोई भी गुड्स या सर्विस यूज कर रहा है जॉब वर्क की एक्टिविटी करने के लिए, तो उस केस में तो वो जॉब वर्कर की सप्लाई के अंदर इंक्लूड होगा। जो सर्विस देगा उस सर्विस के अंदर इंक्लूड होगा। मान लीजिए कोई भी आइटम उसने लगाया और सर्विस भी दी, तो उस जब वो इनवॉइस रेज करेगा तो उसमें
आइटम की वैल्यू और सर्विस जो उसने चार्ज किया उसकी वैल्यू को भी वहाँ पे लिखना पड़ेगा, या फिर सर्विस की वैल्यू के अंदर ही आइटम की वैल्यू को इंक्लूड करके वो इनवॉइस को अरेज कर सकता है। चलिए दोस्तों समझते हैं कि प्रोसीजर क्या होगा जब सप्लाई की जाएगी गुड्स की जॉब वर्कर के पास। तो प्रोसीजर क्या होगा, कैसे यहाँ पे गुड्स भेजा जाएगा प्रिंसिपल के द्वारा जॉब वर्कर के पास जॉब वर्किंग के लिए, और कैसे रिसीव बैक करेंगे, क्या यहाँ पे प्रोसीजर होगा समझते हैं। प्रिंसिपल यहाँ पे गुड्स को भेज सकता है इनपुट या कैपिटल गुड्स को, मतलब कि जो नॉर्मल गुड्स है या मशीनरी है उसको भेज सकता है वो जॉब वर्किंग पर्पस के लिए बिना पेमेंट जीएसटी के, मतलब जीएसटी की पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी उसको। यहाँ पे डिलीवरी चलान के थ्रू अपने गुड्स को सेंड कर सकता है। एज पर सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट, प्रिंसिपल गुड्स डायरेक्टली भी सेंड कर सकता है जॉब वर्कर के परमिशन से, लेकिन उस केस में उसको यहाँ पे जीएसटी पे करना पड़ेगा। बिना गुड्स रिसीव बैक किए डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है और इनपुट एज क्रेडिट भी अवेल कर सकता है। और दोस्तों अगर जॉब वर्कर रजिस्टर है और जीएसटी चार्ज कर रहा है जॉब वर्क की सप्लाई के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर, तो प्रिंसिपल भी उसके ऊपर इनपुट एज क्रेडिट को ले सकता है। इनपुट या कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के पास भेजा है तो रिसीव बैक होना चाहिए विद इन 1 ईयर के अंदर अगर गुड्स का केस है, और कैपिटल गुड्स का केस है तो उस केस में विद इन 3 ईयर के अंदर होना चाहिए। मतलब नॉर्मल गुड्स है जिसको इनपुट गुड्स बोला गया है तो वो 1 ईयर के अंदर रिसीव बैक होना चाहिए, और मशीनरी भेजी है या कैपिटल गुड्स है मशीनरी से रिलेटेड जैसे कोई भी इक्विपमेंट हो गया तो उस केस में 3 ईयर के अंदर रिसीव बैक होना चाहिए जो जॉब वर्कर के पास माल भेजा है। टाइम लिमिट के अंदर नहीं आता है तो फिर वो सप्लाई कंसीडर कर ली जाएगी और सप्लाई मान ली जाएगी प्रिंसिपल की। कौन से दिन से मान ली जाएगी, जिस दिन गुड्स को भेजा गया जॉब वर्किंग के लिए उसी डे से यहाँ पे सप्लाई को कंसीडर कर लिया जाएगा, और फिर उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा और वो डीएम्ड सप्लाई बन जाएगी आपकी। गुड्स की प्रोसेसिंग होने के बाद जॉब वर्कर जो है वो गुड्स को क्लियर कर सकता है, वो किसी दूसरे जॉब वर्कर के पास भेज सकता है प्रोसेसिंग के लिए, यहाँ पे जीएसटी को पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर डायरेक्टली प्रिंसिपल के प्लेस पे भी भेज सकता है बिना टैक्स की पेमेंट के। और यहाँ पे अगर बाहर भेज रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में जॉब वर्किंग के लिए तो विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स यहाँ पे भेजा जा सकता है। जो एक्सपोर्ट की जो कंडीशंस हैं उसको फुलफिलमेंट करनी पड़ेगी, जैसे शिपिंग बिल हो गया, कस्टम से क्लियरेंस हो गया, पैकिंग स्लिप, कमर्शियल इनवॉइस, इस तरह से डिटेल जो है वो पूरा आपको प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है प्रिंसिपल की समझना, यहाँ पे गुड्स को सेंड कर सकता है जॉब वर्कर के पास बिना जीएसटी की पेमेंट के, डिलीवरी चलान के थ्रू यहाँ पे भेजना होगा। यहाँ पे प्रिंसिपल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करना पड़ेगा जो भी उसने जॉब वर्किंग के लिए भेजा है, इनपुट का और कैपिटल गुड्स का, ठीक है। इंटीमेट करना होगा जुडिक्शनल ऑफिसर को कि वो जॉब वर्किंग की एक्टिविटी कराते हैं या जॉब वर्किंग नेचर ऑफ प्रोसेसिंग। तो ये इंटीमेशन कैसे जाती है, अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न के थ्रू इंटीमेशन चली जाती है। रिटर्न में आप दिखाते हैं कि आपने नेचर ऑफ प्रोसेसिंग क्या किया है, कौन कौन से चलान है, क्या आपने कराया है, ठीक है, तो ये इंटीमेशन चली जाएगी। लेकिन आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स इसका मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, इसके चलान मेंटेन करने पड़ेंगे, सारी डिटेल इसकी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। डिक्लेयर करना होगा परमिसेस जो वर्कर की एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस के रूप में अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है गुड्स को थर्ड पार्टी को डायरेक्टली, जो वर्कर अगर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में तो, ठीक है। वेस्ट एंड स्क्रैप की बात करें तो दोस्तों वेस्ट एंड स्क्रैप की बात करें, वेस्ट एंड स्क्रैप जनरेट होता है जो वर्क प्रोसेस के अंदर। तो अगर यहाँ पे जो वर्कर रजिस्टर्ड है तो डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है वेस्ट एंड स्क्रैप की, ठीक है। उस केस में उसे अप्रोप्रिएट टैक्स पे करना पड़ेगा जो एप्लीकेबल होगा वेस्ट एंड स्क्रैप पे। और अगर जो वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पे जो वर्कर को प्रिंसिपल को वेस्ट और स्क्रैप रिटर्न करना होगा गुड्स के साथ। जब गुड्स उसे रिटर्न करता है जो वर्क एक्टिविटी करने के बाद तो वेस्ट और स्क्रैप भी करना होगा। प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो वेस्ट और स्क्रैप को सेल कर सकता है या सप्लाई कर सकता है अप्रोप्रिएट टैक्स से, या फिर प्रिंसिपल जो है डायरेक्टली सप्लाई कर सकता है जो वर्कर की प्रेमिसेस से इनवॉइस को जनरेट करके, और उस केस में यहाँ पे प्रिंसिपल को पेमेंट भी करनी होगी जीएसटी की। और प्रिंसिपल को यहाँ पे उसका अकाउंट भी मेंटेन करना होगा प्रॉपर वेस्ट और स्क्रैप की, अगर वो जो वर्कर के परमिशन से डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है तो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनपुट एज क्रेडिट के बारे में। तो एज पर सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 ऑफ द CGST एक्ट, प्रिंसिपल जो है वो इनपुट एज क्रेडिट ले सकता है किसके ऊपर, कैपिटल गुड्स के ऊपर और इनपुट्स के ऊपर जो उसने जो वर्क के लिए भेजा है। मतलब कि जो भी गुड्स मशीनरी या गुड्स उसने जो वर्क की एक्टिविटी के लिए भेजा है तो उस केस पे इनपुट एज क्रेडिट अलाउ है, ले सकता है। और दोस्तों यहाँ पे बात करें सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 और सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 ऑफ द CGST एक्ट के हिसाब से ITC अवेल कर सकता है यहाँ पे प्रिंसिपल अगर इनपुट या कैपिटल गुड्स प्रिंसिपल को रिसीव नहीं हुआ, जो वर्कर के पास भेज दिया जो वर्किंग के लिए, तो उस केस में भी प्रिंसिपल इनपुट एज क्रेडिट को ले सकता है, ठीक है।
अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन क्या करना होगा? देखो, सबसे पहले मैंने बताया आपको कि अगर जॉब वर्क की एक्टिविटी कर रहे हैं तो प्रिंसिपल जब भी जॉब वर्क के लिए भेजेगा गुड्स को या कैपिटल गुड्स को, तो उस केस में डिलीवरी चलान को इशू करना होगा। तो चलान जब इशू किया जाएगा तो चलान के अंदर क्या क्या डिटेल्स होंगी या क्या क्या डॉक्यूमेंट मेंटेन करना होगा। सबसे पहले बात करें तो चलान। चलान के अंदर जो गुड्स भेजा गया है, जो गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजा गया है, वो चलान के थ्रू भेजा जाएगा। चलान जो इशू किया जाएगा वो प्रिंसिपल के थ्रू इशू किया जाएगा। ठीक है। डायरेक्टली अगर जॉब वर्कर के पास माल रिसीव हो गया जॉब वर्क के लिए, इनपुट या कैपिटल गुड्स, तो उस केस में भी चलान को जनरेट करना होगा जॉब वर्कर को। जितने भी चलान की डिटेल्स है उनको GSTR 1 के अंदर शो करना होगा। जो GSTR 1 है उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल है वो आपको दिखाना होगा कि हाँ ये डिटेल्स है। दूसरा जो डिटेल है चलान की, वो जॉब वर्क की रिटर्न के अंदर यानी ITC 04 के अंदर, उसके अंदर आपको दिखाना होगा। तो आप चाहे तो अगर आप जॉब वर्क की रिटर्न फाइल कर रहे हैं ITC 04, तो उसके अंदर आप चलान की डिटेल्स को दिखा सकते हैं। GSTR 1 में नहीं भी दिखा रहे हैं तो ITC 04 के अंदर जो भी आपने जॉब वर्क की एक्टिविटीज़ करी है, ठीक है, जो भी चलान इशू किया है उसकी रिटर्न जॉब वर्क की रिटर्न के अंदर या ITC 04 के अंदर आप उस चलान की डिटेल को शो कर सकते हैं। चलान के अंदर क्या क्या होना चाहिए? चलान के अंदर डेट, नंबर, ठीक है, जो चलान का नंबर है वो होना चाहिए डिलीवरी चलान का, और उस पर डेट होनी चाहिए। नेम मेंशन होना चाहिए, एड्रेस मेंशन होना चाहिए, किसका? जॉब वर्कर का, जिसको आपने भेजा है। GST नंबर उसका मेंशन होना चाहिए, अगर रजिस्टर्ड है तो, नहीं रजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है। HSN कोड, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी डिटेल्स गुड्स की, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, टैक्स रेट, अमाउंट, सेपरेटली आपको वहाँ पे CGST IGST मेंशन करना होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई और सिग्नेचर, ये सब चीज़ मेंशन करना होगा। अब बात कर लेते हैं ई वे बिल के बारे में। अगर गुड्स भेजा जा रहा है प्रिंसिपल के द्वारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस केस में ई वे बिल जनरेट करना होगा इरिस्पेक्टिव वैल्यू ऑफ द कंसाइनमेंट। मतलब यहाँ पे जो लिमिट है, ई वे बिल की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर 1 रुपये की भी वैल्यू है यहाँ पे डिलीवरी चलान की, जहाँ पे आप गुड्स भेज रहे हैं जॉब वर्क की एक्टिविटी के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस केस में भी आपको यहाँ पे ई वे बिल को जनरेट करना होगा। यहाँ पे लिमिट नहीं है, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जॉब वर्क के लिए भेजा जा रहा है गुड्स, इसका मतलब अगर कोई भी गुड्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है जॉब वर्क की एक्टिविटी के लिए, तो उस केस में ई वे बिल को जनरेट करना मैंडेटरी है। चाहे कंसाइनमेंट की वैल्यू 50,000 से कम क्यों ना हो, जो 50,000 की लिमिट है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने के लिए ई वे बिल की, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर गुड्स जॉब वर्क के लिए भेजा जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहाँ पे जो लिमिट है ई वे बिल का वो एप्लीकेबल नहीं होगा। और सेम स्टेट में भेजा जा रहा है तो सेम स्टेट में भी आप ई वे बिल को जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप समझ गए होंगे कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है जॉब वर्क की GST के अंदर, कैसे आपको जॉब वर्क की एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे आपको रिटर्न फाइलिंग करनी है, कैसे चलान जनरेट करना है। दोस्तों वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।